ऑलराइट, अब देखो, हमने इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड ऑल दिस, राइट? अब ये जो फर्स्ट मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी के अंदर है, वी डिस्कस्ड मोशन। इसमें हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब चीजें पढ़ ली, राइट? एंड वी डिस्कस्ड इन डिटेल के ग्राफ्स कैसे होते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट? ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद हमने मास एंड वेट के ऊपर देखा, वी डिड क्वेश्चंस ऑफ दीज एज वेल। एंड देन डेंसिटी, डेंसिटी के मैं क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे भी थे। एंड नाउ go to forces now. Forces it's a lengthy topic. इसके अंदर काफी सब टॉपिक्स हैं. Like first topic is balanced and unbalanced forces. फिर उसके बाद deformation, circular motion, friction, turning effects of forces, center of gravity है. अब ये momentum है. अब ये आप कहीं पर भी जाओगे, you won't see momentum. अब ये मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, ठीक है? And you won't see this in books as well, जो ओ लेवल्स की बुक्स हैं, क्योंकि दिस इज न्यू एडिशन टू द सिलेबस, और वो चेंज होती हैं चीजें। सो इट टेक्स टाइम टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस इनटू बुक्स। तो मैं ये फोर्सेस का होपफुली आज मैं बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड सारा कर लूंगा, एंड देन मे बी फ्रिक्शन, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि ये काफी लेंथी चीज है। नाउ कमिंग टू व्हाट वी हैव टू व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे। अब देखो, इसमें यू विल बी आस्क्ड टू basically identify, देखो, he's asking you have to identify and use different types of forces. पेपर में क्या आएगा? पेपर में ऐसे आएगा कि एक ऑब्जेक्ट होगा, लाइक दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और वो कहेगा कि देयर इज अ वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड्स, ठीक है? दिस इज फोर्स ए। वो कहेगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फोर्स ए। वो कहेगा व्हाट इज द नेम। तो अगर आपको इसका नेम पूछना है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स ए, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज वेट, ठीक है? तो इसी तरह अगर मैं एक यहाँ पर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक बॉडी बना देता हूँ, मैं यहाँ पर एक ऐसे बनाता हूँ, और एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इट्स रेस्टिंग लाइक दिस, ठीक है? ये ब्लॉक है, इट्स रेस्टिंग लाइक दिस, ठीक है? और यहाँ पे अब ये रेस्ट पे है। नाउ आई हैव टू वेयर इज वेट। देखो, वेट हमेशा सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। अब देखो, बिकॉज दिस इज अ रेगुलर ऑब्जेक्ट। रेगुलर ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेगुलर ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है विच हैज अ फिक्स शेप, मतलब इट हैज अ फिक्स डायमेंशन। तो ये एक रेगुलर ऑब्जेक्ट है, एंड इसका जो वेट है, इट विल बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। ये वेट है। वेट टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता, हमेशा सीधा ही रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देखो, इस तरह बिल्कुल डाउनवर्ड्स। अब उसके बाद देयर इज अ फ्रिक्शन। अब सपोज करो आप इसको यहां से इस तरह पुल कर रहे हो, you're pulling this object like this, आप यहां से पुल कर रहे हो इसे, ठीक है? तो ये जो कांटेक्ट है, आप देखो, दिस ऑब्जेक्ट एंड बिकॉज दिस इज द सरफेस, इस पे सरफेस पे ये होगा कि देयर विल बी एन ऑपोजिट फोर्स, जहां पे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सरफेस के साथ एक फोर्स होती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन इस तरफ होती है। फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन को अपोज करती है, यू शुड रिमेम्बर दिस। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन में भी आ जाती है, लेकिन इट्स अ स्पेसिफिक सिनेरियो, यू कैन ओमिट दिस राइट नाउ। अब ये चीज आपको इसमें पूछी जाएगी। अब फॉर इंस्टेंस यू आर पुलिंग दिस, आप इसको इस तरफ पुल कर रहे हो, ये एयर एयर है इसके कांटेक्ट में। एयर देखो, एयर जो है वो तो इस तरफ लगती है ना, एयर तो इस तरफ होती है, ठीक है? सो जो एयर है, जब इसके साथ आके हिट होती है इसकी बॉडी पर, तो इट प्रोड्यूसेस ड्रैग, ओ सॉरी, एयर रेजिस्टेंस, उसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? एयर रेजिस्टेंस अपोज करती है मोशन को, लेकिन इट्स नॉट विद द सरफेस। जो
ये फ्रिक्शन है, ये भी स्लो डाउन करती है ऑब्जेक्ट को, एयर रेजिस्टेंस भी स्लो डाउन करती है ऑब्जेक्ट को, ड्रैग भी स्लो डाउन करती है ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो ये पता होना ज़रूरी है। अब ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, ये पता होनी चाहिए। मैं आपको बताता जा रहा हूँ एक सिनेरियोज़ में ना। अब जिस तरह आप कार कार में हो, ठीक है? आप हाथ बाहर निकालते हो गाड़ी से, आपका हाथ पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, आउट फ्रॉम द विंडो, ठीक है? एंड दैट इज़ ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। जो ड्रैग होता है, अगर मैं ड्रैग की बात करूँ, ड्रैग जो होता है, वो अगर मैं यहाँ पर कहूँ दिस इज़ अ लिक्विड, ठीक है? और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसे इसे फेंक देता हूँ, ये सिंक करेगा। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज सिंकिंग, तो इसका वेट तो हमेशा इस तरफ ही से वेट की वजह से ये नीचे जाएगा, लेकिन ड्यू टू लिक्विड एक फोर्स एक्सर्ट होती है ऑन द ऑब्जेक्ट, वो अपवर्ड्स होती है, इस तरफ होती है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज ड्रैग। मतलब आप ड्रैग को इस तरह भी लिख सकते हो, आप ड्रैग को यूं भी इस तरह भी कर सकते हो। ये ड्रैग है। ड्रैग इज बेसिकली ड्यू टू द लिक्विड। अब एयर की वजह से भी ड्रैग होता है, फ्लूइड्स की वजह से होता है। सो फ्लूइड इज बेसिकली एयर एंड लिक्विड। तो ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी ऑयल, ठीक है, वो होता है। और अब जो दूसरी, ये देखो मैंने ये बता दिया व्हाट इज वेट, ठीक है, वेट आ गया, ठीक है। इसमें देखो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हो ना, फ्रिक्शन बता दिया, ड्रैग बता दिया, एयर रेजिस्टेंस बता दिया। नाउ देयर इज अ टेंशन, टेंशन एक चीज होती है। अब ये आप स्पेसिफिकली जाके ना, ये जितनी फोर्सेस हैं इनको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह जो है ना इन फोर्सेस को यूटिलाइज करना है। मैं ये सिखाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अब जिस तरह यहाँ है, ये मैं इसकी डायग्राम्स भी बनाता जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होना शुरू हो जाए कि ये किस तरह है चीज़ें। अब देखो, ये बेसिकली यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट बताया दिखाया था, दिस ऑब्जेक्ट वाज बीइंग पुल्ड, राइट? दिस ऑब्जेक्ट वाज बीइंग पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है। सो द स्ट्रिंग is pulling this object towards the right side. So if this is the case, अगर ये इसको पुल कर रहा है राइट साइड पे, तो यू कैन सिंपली से कि ठीक है, फ्रिक्शन इस तरफ है, एयर रेजिस्टेंस अगर है तो वो इसको पीछे की तरफ एक्ट कर रही होगी, मतलब बिकॉज इट इज गोइंग टू द राइट। लेकिन जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर भी एक फोर्स होगी। स्ट्रिंग एक एक फोर्स फील करेगा अपने अंदर, एंड दैट विल बी टेंशन। वो जो टेंशन होगी, वो टेंशन की डायरेक्शन जो होगी, इट इज लाइक दिस। ये टेंशन है, ठीक है। टेंशन की डायरेक्शन जो होती है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। मैं आपको टेंशन की एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जो टेंशन होती है, और इसको इलास्टिक फोर्स भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लेट्स सपोज दिस इज अ वॉल, सेक्शन ऑफ अ वॉल। आपने यहाँ पर एक बॉल को हैंग कर दिया, ठीक है। तो बॉल का वेट जो है वो इस तरफ है, तो डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। लेकिन एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ खींच रही होगी बॉल। बॉल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, बॉल अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, हिल नहीं रहा अपनी जगह से। इसका मतलब है जितनी फोर्सेस थी वो बैलेंस्ड हैं। वो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड में मैं बात पे आता हूँ, लेकिन देखो वेट तो डाउनवर्ड्स है। देयर इज अनदर फोर्स इन द स्ट्रिंग। यहाँ स्ट्रिंग है, देयर इज अ फोर्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है। दैट फोर्स इन द स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन, ठीक है।
इसके बाद देखो ये हो गया, इसके बाद देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यू विल कवर दिस इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और ये वैसे चले मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने अगर बॉन्ड्स पढ़े हैं केमिस्ट्री में, तो इट इज बिटवीन इट इज बिटवीन अ मेटालिक बॉन्ड. उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है और उसके जो सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके दरमियान में देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज. अगर एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, सो वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन होती है. यू विल डिस्कस दिस इन डिटेल. फिर मैग्नेटिक फोर्स होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन की भी होती है, रिपल्शन भी होती है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट. Same goes for the magnetic force. Opposite poles repel. Sorry, opposite poles attract and similar poles repel. नॉर्थ और नॉर्थ पोल अगर इकट्ठे ले आओगे मैग्नेट्स के, तो दे विल रिपेल ईच अदर. नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करता है. ठीक है, अब आते हैं थ्रस्ट और कांटेक्ट फोर्स पे. अब थ्रस्ट जो है ना, थ्रस्ट एक अच्छी चीज है. थ्रस्ट इंजन की तरफ से होता है. जैसे अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं आपको ये देखो, अगर यहाँ पर मेरे पास इस तरह है, ये कार मैंने कार्ट बना दिया, ठीक है, ये इस तरह. अब ये इसमें इंजन है, ठीक है, यहाँ इंजन है. द कार इज मूविंग टू द राइट. अब जो इंजन है गाड़ी को आगे लेके जा रहा है. जो आगे लेके जा रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट. जो इंजन है. देयर इज अनदर फोर्स दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? कॉन्टैक्ट, ये लिखिए, कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट फोर्स हर उस ऑब्जेक्ट के साथ होती है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद समथिंग. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, लेट्स सपोज इफ यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे कर देता हूँ. ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, वेट जो है इट्स लाइक दिस. ठीक है, बस ये इसको खींचा नहीं जा रहा. इट्स स्टैंडिंग स्टिल. इसको कुछ नहीं किया जा रहा. और ये हो गया. अब ये यहाँ पर, क्योंकि दिस इज अ टेबल टॉप. ठीक है, ये टेबल का टॉप है. देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स. वो टेबल से लग रही होती है. तो इस न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ना, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि जो ये ऑब्जेक्ट था, ड्यू टू इट्स वेट, इट वाज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द टेबल. अब टेबल ने क्या किया है? टेबल इज अप्लाइंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट था. और वो कितनी फोर्स लगा रहा है टेबल? दैट इज बेसिकली कांटेक्ट फोर्स. और वो इक्वल होती है. इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स और वेट इक्वल है. और कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the surface. perpendicular to the surface. ठीक है, आपसे पेपर में किस तरह पूछेगा? वो आपसे जो मैंने डायग्राम्स बनाई है ना, दिस डायग्राम, दिस डायग्राम where you can see forces. ठीक है, अगर ये देखो ना, ये थ्रस्ट की वजह से गाड़ी आगे जा रही है. सो अगर ये ऑब्जेक्ट ये अगर चल रही है आगे, सो यहाँ पर देयर विल बी, मैं यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ. ये देखो, ये फ्रिक्शन. ठीक है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी है. एंड बस दैट इज इट. और कोई नहीं है. फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, एंड देयर इज अ फोर्स जो इंजन उसे आगे लेके जा रहा है. सो इन अ डायग्राम, अगली चीज यहाँ पर आएगी. हमने ये सारी चीजें कर ली. मैंने इसको अभी आगे जाके करेंगे हम, डोंट वरी कि मैंने इसको बताया ही नहीं बिल्कुल.
ये क्योंकि इट इज आउट ऑफ द स्कोप ओवर हियर, तो मैं इसलिए इसको करना नहीं चाह रहा. आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल जब हम वो पढ़ेंगे. it's relatively at the end of the physics topics ना, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ोगे. So जो अगली बात है ना, he will give you some diagrams. वो कुछ ऑब्जेक्ट्स दे देगा और कहेगा कि you have to identify where the forces are acting. So वो जो डायग्राम जिन पे फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, दे आर नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम्स. ठीक है. वो जो फ्री बॉडी डायग्राम होती है ना, उसके ऊपर यू हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द फोर्सेस आर एक्टिंग. अब जिस तरह देखो, दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम. ये फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए है क्योंकि आई कैन सी देयर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. एक टेंशन है, एयर रेजिस्टेंस इधर एक्ट कर रही है, वेट है, फ्रिक्शन है. ठीक है. एंड सिमिलरली in every diagram. Yes, so this is what you have to draw in the exam. आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए इस तरह कहता है कि जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, उसमें डायरेक्शन दिखा दो फोर्स की. ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम्स अक्सर कह देते हैं कि आप एक जनरल स्केच कर दो. तो ये चीज है. ओके. आई एम सीइंग कि किसी का कोई सवाल है. अब्दुल हन्नान, आपका हाथ रेज हुआ हो. क्या सवाल था? जी बच्चे. अब्दुल हन्नान, आप अनम्यूट कर सकते हो. सर ड्रैग और उसमें डेंसिटी में कोई फर्क होता है? Drag is a force, density is a property of a substance. Drag तो force है ना. Density एक attribute है ना. Like मतलब मैं suppose करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि density इस तरह समझो कि if you have water, ठीक है, आप water को freeze कर देते हो ना, तो it changes its state. वो liquid से solid में चला गया. Now, if this has happened, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो गई है क्योंकि लिक्विड हैज अ डिफरेंट डेंसिटी एंड सॉलिड हैज अ डिफरेंट डेंसिटी. इसी तरह जो ड्रैग है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. इट इज नॉट रिलेटेड टू डेंसिटी. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. और ड्रैग जो होता है वो लिक्विड्स की वजह से होता है और गैसेस की वजह से होता है. ठीक है. अब जिस तरह बाहर एस्टेरॉइड्स है, आपने देखा होगा नासा ने अभी रिसेंटली व्हाट दे ट्राई टू डू इज के उन्होंने एक मिशन, एक उन्होंने बहुत $1 बिलियन की शटल थी. दे क्रैश्ड इट ऑन एन एस्टेरॉइड. और वो एस्टेरॉइड के ऊपर ऐसी फोर्स लगाना चाहते थे कि वो अपना पाथ बदल ले जिस पाथ पे वो आ रहा है. तो वो इसमें कामयाब हुए. क्यों? क्योंकि दे अप्लाइड फोर्स ऑन इट. अब जो चीज स्पेस में होती है, क्योंकि अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं, देयर इज नो फोर्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी. ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं है, तो वहां ड्रैग नहीं. अब जैसे ही वो एस्टेरॉइड्स आते हैं, अर्थ में एस्टेरॉइड्स भी आते हैं, दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड दे स्टार्ट टू ग्लो. वो ग्लो क्यों करते हैं? क्योंकि देयर इज अ ड्रैग. वो ड्रैग एयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है. दे हिट विद द सरफेस ऑफ द एस्टेरॉइड, उसको फ्रिक्शन आती है उसकी वजह से. that. So drag is a force, density is an attribute, or you can say property of a substance. तो ये चीज है. जी बच्चे, anything else? नो सर. Okay. अब देखो, you will be asked about this. आपसे ये नहीं कहेगा you have to define के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कहीं नहीं लिखा. ठीक है. अभी तक कहीं नहीं लिखा तो you don't have to memorize. You just have to understand कि मुझे ये क्या करना है टू आइडेंटिफाई कि वेट किस तरह होता है, फ्रिक्शन कहाँ होती है, ड्रैग कहाँ होता है, एयर रेजिस्टेंस कहाँ होती है. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स को तो जब हम पढ़ेंगे, आई विल कवर
these topics in detail, वहां पर भी आती है ये चीज, पर लेकिन आपको पता होना चाहिए these are types of forces. फिर थ्रस्ट होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है, आई हैव डिस्कस दैट इन डिटेल, जितना ओ लेवल्स में पता होना चाहिए. These जिसमें ऐसी ऐसी डायग्राम विच शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, और जितनी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही होती हैं, दैट डायग्राम इज नोन एज अ फ्री बॉडी डायग्राम. फिर उसके बाद अगली चीज आती है न्यूटन्स के लॉज. न्यूटन के 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ठीक है, अब देखो फर्स्ट लॉ क्या है. देखो उसमें खुद लिख रहा है, यू हैव टू स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. पेपर में पूछ लेगा, स्टेट करेगा, मतलब यू जस्ट हैव टू राइट कि ये जो उसने लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये an object remains at rest or continues to move in a straight line at constant speed unless acted by a resultant force. अब देखो होता ये है कि लेट्स सपोज अगर आप कहो कि आप अभी बैठे हो कहीं, ठीक है, आप अगर कहीं पे बैठे हो तो आप जब तक आपके ऊपर कोई एक फोर्स नहीं लगेगी एक्सटर्नली, आपकी बॉडी मूव नहीं कर सकती. जैसे आपके पास कोई माउस है, आप माउस होता है ना आपके पास पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर आपने माउस अटैच कर लिया, तो अगर आप वो माउस को नोट करो तो वो अपनी जगह पड़ा है जब तक आप उसे हिलाओगे, क्योंकि इट इज ओबेइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि इट विल रिमेन एट रेस्ट until or unless it is acted upon by an external force. ठीक है, और अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल, और ऐसा भी होता है, देखो न्यूटन लॉ ऐसा तो नहीं है कि रेस्ट के लिए. लेट्स सपोज इफ यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मैं स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा हूँ, एंड वो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता जा रहा है, तो इसका मतलब है देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट. रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ. देखो अगर मैं कहूँ कि ये एक कार है, ठीक है, मैं रिजल्टेंट फोर्स का मतलब समझा देता हूँ क्योंकि दिस विल बी यूज्ड मेनी टाइम्स. रिजल्टेंट फोर्स जो होती है ना, इफ दिस इज अ कार, ठीक है, और हम यूं जा रहे हैं, ये कार इस तरह जा रही है आगे, इफ दिस इज मूविंग लाइक दिस, सो होता ये है कि अगर ये इस तरफ जा रहा है और यहाँ पर फोर्स ए है एंड देयर इज अनदर फोर्स बी, और यहाँ पर है फोर्स सी, फ्रिक्शन. अब देयर आर 3 फोर्सेस ऑन दिस ऑब्जेक्ट. अगर if this is moving, if this cart is moving with constant speed, तो इसका मतलब है जो आगे की फोर्सेस हैं, फोर्स ए, इट विल बी इक्वल, क्योंकि देखो दिस इज the only force which is acting towards the right. There are 2 forces which are acting to the left, that is force B and force C. आप इन दोनों को ऐड करो, ये इक्वल होगा फोर्स ए के. अगर तो ऐसा है, इसका मतलब ये है कि जितनी फोर्स आगे की तरफ बॉडी को लग रही है, राइट की तरफ लग रही है, लेफ्ट की तरफ भी उतनी फोर्स लग रही है. अगर आप दोनों को देखो इक्वल है, लेफ्ट और राइट की फोर्सेस टोटल, एंड इफ दिस इज द केस, तो इसका मतलब है दिस ऑब्जेक्ट हैज जीरो रिजल्टेंट फोर्स. अगर ऐसा है, दिस मीन्स जीरो रिजल्टेंट फोर्स. और जब जीरो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना, तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे ही मूव कर रहा होता है. या तो वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा होता है, या तो वो मूव कर ही नहीं रहा होता. दो ही सिनेरियो दोस्त, ठीक है.
तो अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है जितनी फोर्सेस राइट पे लग रही हैं उतनी ही लेफ्ट पर लग रही हैं। एंड सिमिलरली देखो इसका वेट तो होगा, इसका वेट इस तरफ है एंड जो कांटेक्ट फोर्स है वो इस तरफ है। मैं कांटेक्ट फोर्स को आर से डिनोट करूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स का पता होना चाहिए। अब नाउ इफ यू लुक एट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आपको समझ आएगा कि ही सेज कि एन ऑब्जेक्ट stays at rest or continues to move in a straight line if there is if there is no resultant force. If there is a resultant force, फिर वो change करता है अपना behavior, ठीक है। अगर न्यूटन सेकंड लॉ बनता, अब ऐसा भी तो कह सकते हो कि अगर ऐसा हो कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो तो व्हाट विल हैपन देन, मतलब आप कहें कि अगर ये सिनेरियो था, if this was the case, if force A was not equal to the sum of forces B and C, तब क्या होगा, ठीक है। तो obviously the object will either accelerate, decelerate, it depends, I will discuss this in detail, लेकिन there are scenarios and that translates into Newton's second law। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर कोई चीज रेस्ट पर पड़ी है तो वो वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे कोई हिलाएगा, ठीक है। वो हिला क्यों रहा है, वो हिलाएगा तो वो एक रिजल्टेंट फोर्स ले आया है, वो न्यूटन सेकंड लॉ में चला। अगर पर हो, हाईवे पर हो और कराची से हैदराबाद जा रहे हो, मुल्तान जा रहे हो, लाहौर आ रहे हो, इस्लामाबाद जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो अगर आप 120 किलोमीटर पर आवर पर अपनी गाड़ी चला रहे हो तो आपकी कांस्टेंट स्पीड है, आपने 120 से ना स्पीड ज्यादा की ना कम की, दिस मींस आपकी कांस्टेंट स्पीड है, तब भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी फोर्स आगे जाने के लिए लगा रही है उतनी ही फोर्स पीछे जाने को गाड़ी पे लग रही, एयर रेजिस्टेंस के तौर पे, फ्रिक्शन के तौर पे। ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? नो सर। किसी का कोई सवाल? जी रीवा, यू कैन बोलो। सर ड्रैग और थ्रस्ट एक बार और समझा दें। ओके, देखो, थ्रस्ट इज बेसिकली ड्यू टू इंजन। जो इंजन होता है ना, इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, उसकी वजह से होता है। एंड थ्रस्ट मूव्स द बॉडी फॉरवर्ड। अब जिस तरह ये है जो कार है, अब कार का इंजन गाड़ी को किस तरफ लेके जाएगा? आगे की तरफ लेके जाएगा। जो इंजन है, इट इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉडी टू द फॉरवर्ड साइड। तो वो जो फॉरवर्ड साइड पे फोर्स लगा रहा होता है इंजन, जिसकी वजह से गाड़ी आगे जाती है, दैट इज नोन एज थ्रस्ट। जिस गाड़ी का इग्निशन ऑन किया, आपने पैडल पर पांव रखा, गाड़ी आगे गई। क्यों गई? क्योंकि थ्रस्ट लगा है। खुद से तो नहीं चलेगी गाड़ी आगे, थ्रस्ट जो है फोर्स वो आगे लेके गई ना गाड़ी। तो ये है थ्रस्ट। ड्रैग क्या होता है? सपोज करो यू जंप इन अ पूल, ठीक है, और आपने पूल के अंदर छलांग मारी, आप क्या बिल्कुल नीचे चले जाते हो पूल में? नहीं जाते। हाँ, लेकिन वो आपको कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकती है ना। व्हाट इज दैट फोर्स? जो आपको ऊपर की तरफ, अगर आप रिलेट कर सकते, जी सर। ठीक है। यस। हाँ, सो सो बेसिकली जो थ्रस्ट होता है, ये बात याद रखना, थ्रस्ट रेल कार में भी हो सकती है, एक सिंपल कार में भी हो सकती है, मोटरसाइकिल, जहां पे इंजन आ जाए। एयरप्लेन में भी होता है। एयरप्लेन में फॉरवर्ड थ्रस्ट होता है ना, हमेशा वो फॉरवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट
डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ना लीनियर ही है, उसमें इतना डिटेल में नहीं जाती चीजें, ठीक है। और ड्रैग जो होता है ना, ड्रैग ऑलवेज, एक ड्रैग समझो कि ना एक फ्रिक्शन की तरह की चीज है, लेकिन फोर्स है, लेकिन इट इज ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस ओनली। अब देखो, जब एक, अगर आप पानी के अंदर छलांग मार रहे हो और पानी नीचे आप जाते हो नीचे और फिर ऊपर आ जाते हो थोड़ी देर बाद, वो इसलिए आते हो क्योंकि एयर मॉलिक्यूल आपके ऊपर फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स द अपसाइड, हालांकि वेट तो आपका तब भी नीचे है, ठीक है। तो वो जो ऊपर की तरफ आपको लेके आ रही है फोर्स मॉलिक्यूल्स की, वो ड्रैग है। हम उसको फ्रिक्शन नहीं कहते, क्योंकि फ्रिक्शन बेसिकली टायर्स, और वो टायर्स कह रहा हूँ, वो तो फ्रिक्शन हमारे वॉकिंग में भी होती है, जब हम वॉक करते हैं फ्रिक्शन ना हो तो हम वॉक भी नहीं कर सकते, स्लिप कर जाए। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि हम चल नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं है। अ, हम हम बेसिकली सही तरीके से चल पाते हैं व्हेन देयर इज फ्रिक्शन। अगर जो हमारा फ्लोर है, अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो तो हम मूव नहीं कर सकते सही तरीके से, तो उसकी वजह से ये होगा कि वी विल स्लिप। इसी तरह जब फ्लोर गीला हो जाता है तो वो स्लिप इसलिए होते हैं ना हम, क्योंकि वो जो गैप्स होते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स सरफेसेस के अंदर, वो खत्म हो जाते हैं, जिसपे स्लिप करते हैं, वो फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे। मैंने इसलिए इसको इतना डिटेल में गया ही नहीं है, ये है आगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें बड़ी डिटेल पे गया ही नहीं। सो ये चीज है। सो आगे चलते हैं, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है। नो सर। ओके, अब देखो, फोर्थ thing is, he's asking that state that a force may change the velocity of an object by changing the direction of motion or its speed। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग जाए, ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाए। आपने जिस तरह ये, यू टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, आप इसकी एग्जांपल लो। अगर आप इसके ऊपर देखते हो, आप इसकी फोर्स बढ़ा दो, ए बढ़ा दो, तो क्या होगा इसकी, या फोर्स बी बढ़ा दो, फोर्स बी बढ़ा दोगे, फोर्स ए उतनी ही रहे। पहले क्या किया आपने, फोर्स ए और फोर्स बी और सी का सम इक्वल है फोर्स ए के। अच्छा, मैं पहले इस पे बात आने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, इफ फोर्स ए, मैंने ये लिखा है, और फोर्स बी और सी का सम अगर इक्वल है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे जाके रुक जाएगा या चलता रहेगा? मैं सवाल रिपीट करता हूँ। Force B and force C has a sum equal to the value of force A. So if this is the case, क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रुक जाएगा? क्या ये रुक जाएगा अपनी जगह पे जाकर? क्या ये मूव करेगा या रुक जाएगा? हाँ बोलो अब्दुल्ला ना। सर रुक जाएगा। अच्छा, okay, you're right, but in partially you're right, but is it a must case? क्या ये हमेशा होगा कि मतलब अगर ऐसा हो जाए कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे कहूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इसलिए जरूरी है, मैं कहता हूँ कि ये फोर्स एक यहाँ पर है, फोर्स ए, एंड देयर इज अनदर, इफ, अगर ये अब्दुल हनान ने ये कहा फोर्स ए और फोर्स बी इक्वल है, अगर ऐसा है तो ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। यही कहा ना अब्दुल हनान? अच्छा, अगर ये उस वक्त भी होता है जब आप देखो, मैंने आपको कहा कि आप कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो। कांस्टेंट स्पीड पे क्या होता है, व्हेन यू आर मूविंग, फोर्सेस जो एक तरफ अप्लाई हो रही होती हैं, लाइक दिस केस, और जो फोर्स बैकवर्ड पे लग रही होती है वो इक्वल होती है। सो दिस कैन बी ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट मूविंग। अगर मूव नहीं कर रहा, अगर वो मूव नहीं कर रहा तब एक अलग चीज है, ठीक है ना। अगर वो
मूव कर रहा है तब भी हो सकता है. So I will repeat it again. If the object is moving with constant speed or if it is at rest, तो जितनी forces हैं they will be equal to each other. मतलब force A और force B equal है. इसी तरह यहाँ पर देखो force जो है A और force B मूव करते हुए भी हो सकती है. ठीक है, जब आप 120 किलोमीटर पर आवर पर मूव कर रहे हो और ये आपकी फॉरवर्ड फोर्स है कार की, ये आपका एयर रेजिस्टेंस है कार की, ये फोर्स है और फोर्स भी इक्वल हो सकती है एक दूसरे. उस वक्त हो सकती है जब कांस्टेंट स्पीड पे चले. तो ऐसा नहीं है कि जब फोर्सेस इक्वल हो जाए तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा. ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है लेकिन पे कर रहा हो. ये बात बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर देखो, इज आस्किंग स्टेट दैट अ फोर्स में चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और मोशन और इट्स स्पीड. आपने क्या देखना है कि अगर फोर्स को, अगर मैं इस पे देखता हूँ, अगर मैं फोर्स बढ़ा देता हूँ, अभी देखो ये क्या कर रहा था, दिस वाज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. सो इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इफ दिस वाज moving with constant speed, तो force A और force B equal होगा. Let's suppose if I add a third force, मैंने third force add कर दी, force C. अगर मैं third force add कर देता हूँ तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे नहीं मूव करेगा, ये ज्यादा तेजी से आगे जाना शुरू हो जाएगा और इसकी स्पीड बहुत तेजी से चेंज होना शुरू हो जाएगी. आप इतना समझ लो कि आई हैव एडेड अनदर इंजन. मैंने 2 इंजन ऑन कर दिए. ठीक है, गाड़ी में नॉस था, मैंने नॉस का बटन दबा दिया. ठीक है, तो वो ज्यादा फोर्स लगाता है जिसकी वजह से उसकी स्पीड बदल जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी. स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल रहा है. हाँ, ऐसा भी हो सकता है उसकी डायरेक्शन बदल जाए. डायरेक्शन कैसे बदल सकती है, डायरेक्शन कैसे बदल सकती है, जैसे लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पे, ये फोर्स ए है, यहाँ पर फोर्स बी है. ठीक है, दिस वाज मूविंग डाउन, ये कांस्टेंट स्पीड पे आप नीचे गिर रहे हो. if this is moving at downwards at constant speed, so it means force A and force B are equal to each other. but अगर मैं यहाँ पर ये करूं कि मैं सपोज करूं मैंने इसके ऊपर पैराशूट लगाया हुआ, जिसकी वजह से मेरी ऊपर की फोर्स ज्यादा होती है, जो ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है. इफ दिस इंक्रीजेस तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा और हो सकता है ये ऊपर चले जाए, हो सकता है. तो इसकी डायरेक्शन बदल गई. पहले नीचे आ रहा था, आपने अब फोर्स ज्यादा ऊपर की तरफ कर दी है तो ये ऊपर चले जाएगा. हो सकता है ये स्लो डाउन हो जाए. तो देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज. तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन कैन चेंज, जिसकी वजह से वेलोसिटी कैन चेंज एंड स्पीड एज वेल. ये चीज आपसे इस तरह पूछी जाएगी. डोंट वरी, आई विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन दिस. तो इसमें काफी डिटेल में जाऊंगा. दिस इज अ वेरी लेंथी टॉपिक. ओके, सो अब आते हैं यहाँ पर. देखो, इसने अब ये कर लिया ना, अब हम आते हैं फिफ्थ पर. अब देखो, जब एक ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्सेस इक्वल नहीं है, लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स से इक्वल नहीं है, जो जो अप वाली फोर्स है वो डाउन के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, तब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं रहेगी. जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं रहेगी तो इसका मतलब है हम न्यूटन का सेकंड लॉ पे चले जाएंगे. न्यूटन का सेकंड लॉ ये है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है.
ठीक है, अब ये देखो उसने कहा डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट इस तरफ गिर रहा है, यहाँ 10 न्यूटन है और एक फोर्स इधर लग रही है 6 न्यूटन की, एक फोर्स इधर लग रही है 2 न्यूटन की। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? सुबैना आप बता सकती हो? जी सुबैना। Sir, can you repeat? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सुबैना कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक इस पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की वर्टिकली डाउनवर्ड्स, and there are two forces that are acting upwards, that is 2 newton and 6 newton. My question is, what is the magnitude of resultant force and its direction? समझ आया सवाल? नहीं आया? कोई और बता सकता है? मौजम, इब्बा? Sir, 12 Newton up force ऊपर जा रही है और 10 Newton नीचे। ओके, आपने कहा 12 न्यूटन अप जा, नहीं 12 न्यूटन अप नहीं जा रहा आपने, मैं आपकी बात समझा नहीं। I have seen some Sorry, sir, 8 है। 8 है ऊपर की तरफ। हाँ सही है, ऊपर की तरफ 8 है, डाउनवर्ड्स 10 है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? ओके, देखो, इफ यू लुक, अच्छा किसने हैंड रेज किया है? Sir, 8 अच्छा, अगर तो सुबैना ये इशू आ रहा है ना कि आप दोनों इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हो, तो अगर आप कोई एक आप दोनों में से म्यूट कर ले ना, म्यूट मतलब वो जो आवाज है ना वहां से म्यूट कर ले, जूम में से नहीं, आप अपने स्पीकर को म्यूट कर दो, तो फिर वो आवाज जो दोबारा दोबारा वापस आ रही है वो नहीं आएगी। अच्छा, जी सुबैना बोलो। Sir, अब आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आई कैन हेयर यू क्लियरली। Sir, हम 8 को 10 से डिवाइड कर देंगे। नो 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 नो, यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट, डिवाइड नहीं करना, ओके। डिवाइड नहीं करना। अच्छा, अब्दुल हनान जी, आप क्या कहना चाहते हो? Sir, -2। -2 is not the Sir, magnitude. Who was Sir, this? 2 Newton downwards. Who is this? Abdul Hanan. ओके, वो -2 कौन कह रहा था? अब्दुल्ला ताहिर लग रहा है। अब्दुल्ला, -2 सही है, लेकिन -2 आपने बात सही की है, लेकिन नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है? देखो ना, आप बात सही कर रहे हो, लेकिन मतलब वो बहुत ज्यादा डेप्थ वाला आंसर दिया आपने, लेकिन इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। माय क्वेश्चन वाज कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स देखो, दिस इज अ डाउनवर्ड फोर्स, ये साउथ की तरफ एक ही फोर्स जा रही है, नॉर्थ की तरफ दो फोर्सेस जा रही हैं 2 और 6, इन दोनों को ऐड करो तो वो 2 और 6 8 बन जाएगा, राइट? एंड नॉर्थ की तरफ
जो साउथ की तरफ जा रही है दैट इज 10। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए यू विल सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 8, दिस इज 2। तो 2 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अब वो सवाल पूछ रहा है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, क्योंकि 10 ज्यादा है 8 कम है, तो ये नीचे आएगा। अगर 10 ऊपर होता 8 नीचे होता तो ये ऊपर जाता। ये बात समझ आती? इज दिस क्लियर? मैं आगे Yes, चलूं? sir. ओके, अगर मैं लेट्स सपोज इफ आई टेल यू कि चलो ये एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट हैज अ फोर्स और ये इस तरह है, ठीक है, देयर इज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स लाइक दिस, देयर इज अ फोर्स लाइक दिस, यहाँ पे 5 न्यूटन्स है, और यहाँ पर 15 न्यूटन है। मेरा सेम सवाल है, मैग्नीट्यूड एंड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। कोई बताना चाहेगा? जी रीबा। लेकिन 4 0 होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स बिल्कुल सही आपने कहा, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। क्यों? क्योंकि देखो Sir, 0. टुवर्ड्स द ईस्ट 20 न्यूटन है, टुवर्ड्स द वेस्ट 15 और 5 है दोनों ना। तो 15 और 5 ऐड करेंगे वो 20 बन जाएगा, जो लेफ्ट पे जा रहे हैं, राइट पे 20 जा रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 ही आता है। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या हम इस डायग्राम को देख के ये कह सकते हैं कि ये मूव कर रहा होगा, ये रेस्ट पर है? Sir, it's on rest. इट कैन बी मूविंग एज वेल, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है मूव भी कर रहा हो, फोर्सेस इक्वल हो सकती हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताई ना बात। तो 20 माइनस 15 प्लस 5, सो 0 न्यूटन। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ 10 न्यूटन। अब मुझे बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी? मैं पूछना चाहूंगा मौजम से, मुझे पता है बाकी जवाब दे देंगे। मौजम, आर यू देयर? मौजम, आप हो क्लास में? मौजम, माय क्वेश्चन, बच्चे यू हैव टू स्पीक। मैंने अब बताओ, माय क्वेश्चन हैज चेंज्ड। मुझे बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस? देखो, आप जब तक जवाब दोगे ना तब तक इट्स 5 न्यूटन टुवर्ड्स, नहीं 5 न्यूटन गलत है आपका। 5 न्यूटन कैसे हो सकती है इसकी रिजल्टेंट फोर्स? इसकी रिजल्टेंट फोर्स कैसे 5 हो सकती है? आप बताओगे? जी जी बा। Sir, 10 है. 10 टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट? Sir, right. नहीं, देखो, राइट का मतलब है आप कह रही हो राइट की तरफ फोर्स ज्यादा है, लेफ्ट पे कम है। मुझे तो नजर आ रहा है लेफ्ट पे 20 न्यूटन फोर्स लग रही है टोटल, और राइट पे 10 है। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ आंसर 10 आता है, लेकिन क्योंकि लेफ्ट की तरफ फोर्स ज्यादा है, 20 है, यहाँ 10 है, तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. वो मैंने right ही कहना तो confuse होगी तो मैंने left कह दिया. चलो ठीक, आई होप इट इज क्लियर नाउ। जी, अब किसका सवाल है? खुशबख्त आपका, सुबैना यूर राइट एज वेल। तो जी, अब्दुल्ला नाना, आपने हैंड रेज किया। सर आंसर देना। ओके,
अब देखो ये हो गया. नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द मेन थिंग जो बार बार पूछता है people. दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. ये अब यहाँ पर है ना, जिस तरह फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह है, ये ग्राउंड पर है, ठीक है, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग लाइक दिस. यहाँ पर 50 न्यूटन फोर्स इधर है, और फिर यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन है. मैं फ्रिक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ 10 न्यूटन, और फिर एक फोर्स यहाँ है, दैट इज 20 न्यूटन. इसका मास जो है वो 5 kg है, और वो पूछेगा व्हाट इज द साइज ऑफ एक्सेलरेशन. ये सवाल, व्हाट इज द साइज ऑफ द एक्सेलरेशन. तो आपने फॉर्मूला ये यूज करना है, F इज इक्वल्स टू ma. अब आपको ये पता है यहाँ पे फोर्सेस कितनी लग रही हैं, वो आपको पता चल गया. कंफ्यूज करने के लिए ना वो यहाँ पे इस तरह वेट भी दे देगा. इसका वेट है जी 50 न्यूटन इस तरह. तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट जा टुवर्ड्स राइट रहा है, जा टुवर्ड्स राइट रहा है. अगर ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी. कैन एनीवन टेल मी कि इफ दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी. जी कोई बता सकता है. बिकॉज आई हैव टू यस, क्योंकि जब जिस तरफ आप जा रहे हो एक्सेलरेशन भी उस तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी राइट की तरफ जा रहा है. एक चीज याद रखना, ये मैंने बहुत बच्चों को एग्जाम में गलती करते देखा है कि दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma में, इसमें ये जो F होता है ना, यहाँ पर ये F रिजल्टेंट फोर्स होता है. मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स बताया अभी क्या है. ये M जो होता है दिस इज मास, और ये होता है एक्सेलरेशन. याद रहे ये खाली फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स है. अब अगर ये टुवर्ड्स द राइट जा रहा है, और हम यहाँ पर इसने देखो ये एक फोर्स 50 न्यूटन वेट भी दिया हुआ है, तो मैं रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि ये टुवर्ड्स द राइट जा रहा है और ये बॉडी ग्राउंड से रेज्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर वेट का कोई फैक्टर नहीं लूंगा, वेट का ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही राइट की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट ही राइट की तरफ कर रहा है. तो सिंपल सी बात है कि मुझे अगर राइट की तरफ जाना है तो इसका मतलब मेरी या तो राइट की तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस देखी जाएंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं देखी जाएंगी. ठीक है. सो इफ दिस इज द केस, तो ये अक्सर पेपर में ऐसे कर लो तो आपको वेट दे देगा, लेकिन आपने इसको फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्स की कैलकुलेशन में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ये राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है तो वो होगी 50 माइनस 20 प्लस 10. तो अगर यहाँ पे मैं रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ, वो आएगी 50 माइनस सर 40 20. 40 कैसे आया, मेरा तो 20 आ रहा है. 20 न्यूटन टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट ना, 20 न्यूटन टूवर्ड्स राइट, क्योंकि देखो 50 है, 20 और 10 ये 30 बन गया, 50 माइनस 30 किया 20 आ. 20 न्यूटन टूवर्ड्स राइट मेरी फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स. ये वेट देखो, वेट अगर 50 न्यूटन इस तरफ है ना, तो जो कांटेक्ट फोर्स है ना, कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स,
ये कांटेक्ट फोर्स को आर से डिनोट करते हैं, ये भी इक्वल है। वेट और कांटेक्ट फोर्स हमेशा इक्वल होता है, ये बात दिमाग में रखते हैं। अभी ओ लेवल्स के केस में मैं इसको बहुत सिंपल रखना चाह रहा हूँ, वरना ये डिफरेंट भी हो जाती है। सो यू कैन से कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल नहीं रहा है वर्टिकली, तो कांटेक्ट फोर्स और वेट अपनी जगह, इसलिए ये अपनी जगह पे स्टिल है लेकिन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, या लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है, डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। अब रिजल्टेंट फोर्स आ गई, मेरे पास मास की वैल्यू 5 है, मैं ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, ये लिखूंगा F इज इक्वल्स टू ma, यहाँ लिखूंगा 20, मास लिखूंगा 5 और यहाँ लिख दूंगा a। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगी 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक गलती जो बच्चे करेंगे वो ये करेंगे कि वो सोचेंगे कि अच्छा मैंने 20 यहाँ से कॉपी करके लिखा, नहीं, 20 रिजल्टेंट फोर्स है, दूसरा 50 नहीं लिखा। अक्सर गलती ये करते हैं बच्चे, फोर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ये तो ये रिजल्टेंट फोर्स होती है, ये बात गौर से देखना है। मास शुड बी इन केजी नॉट इन ग्राम्स, एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में है। ये चीज है। मेरा न्यूटन्स थर्ड लॉ रह गया है, आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, और फिर हम आगे चलेंगे फ्रिक्शन पे, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू एज वेल। तो आगे भी कुछ टॉपिक्स रिलेटेड हैं। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग ओवर हियर।